नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो स्टडी वॉरियर्स में ये मेरी जो 5वीं वीडियो है आपके, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाइए और वो वीडियोस भी देखिए, ताकि आपको ये वीडियो भी थोड़ा अच्छी से समझ आ जाए। तो मेरा जो प्रयास रहेगा, आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्यार से आज मैं आपको समझाने वाला हूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPST भी बोलते हैं। कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब कि राज्य को चलाने वाले नियम नीतियां, जैसे हमारे लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं मानव के लिए, आम नागरिकों के लिए, वैसे ही स्टेट के लिए, गवर्नमेंट जो आपकी सरकार है उसके लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं उसके कुछ सिद्धांतों की, कि जो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी के DPSP, इसको लेकर 3 सिद्धांतों में बंटवारा इसका किया गया है। तो पहला जो इसका सिद्धांत है वह है गांधीवादी, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है, तो गांधीवादी कह दिया गया है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जब भी किसी शब्द के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे वादी शब्द यूज हो जाए या वाद वर्ड जो है वो यूज हो जाए, तो वह विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। जैसे मैं नीतीश तिवारी, तो नीतीश तिवारी अगर नीतीशवाद कह दिया जाए, नीतीशवाद, तो मेरी जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो विचारधारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जैसे आपकी, अगर आप अपने नाम के पीछे भी वाद लग जाए, लेकिन नाम के पीछे वाद लगवाने के लिए बहुत अच्छे काम करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो पहले परिश्रम करिए, मेहनत करिए, तो फॉलोअर्स आपके अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका है समाजवादी है, फिर गांधीवादी है, और फिर आपका उदार और बौद्धिक है। देखिए उदारवादी का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, उदारवादी का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा है जो खुले बाजार और खुले व्यापार को बढ़ाने की बात करती है। उदारवादी एक्चुअली जो विचारधारा है वह अमेरिका की है, और अमेरिका जैसे देशों से ही इसका जनक हुआ है। और इसकी एक बहुत अच्छी लाइन है, जिसमें जितना योग्यता होगा, कौशल होगा, वो अपना उतना विकास कर लेगा। मतलब जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता होगी वो अपना उतना विकास कर लेगा। तो ये उदारवादी की विचारधारा है। दूसरी जो गांधीवादी की है, आपको पता है गांधीवादी जो विचारधारा है वो समाज के सभी वर्गों को कल्याण करने की बात करती है। समाज के सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी अगर राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक कल्याण में उसको शामिल कर लिया जाए तो उसकी बात वो करते हैं। और अहिंसा तो काफी फेमस है ये। फिर हम बात करते हैं आपका उदारवादी और बौद्धिक में। तो देखिए उदारवादी जो आपका एक सेंटेंस हम यूज करते हैं अमेरिका का, जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर समाजवादी है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों विचारधारा एक दूसरे के अपोजिट है। उदारवादी जो है ये वाली, वो बिल्कुल अमेरिका की है। समाजवादी सोवियत संघ से आती है। समाजवादी विचारधारा कहती है कि समाज में सारे संसाधन, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, सरकार न्यायपूर्ण बंटवारा करेगी, सभी को समान रूप से देगी। लेकिन उदारवादी कहता नहीं, जिसमें जितनी योग्यता होगी, कौशल होगा, उतना वो विकास कर लेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पहले ही रहेगा, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। बट 3 आप सिद्धांत समझो, आप 3 सिद्धांत समझो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 3 सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों से हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो चलता है, उसको चलाया जा रहा है। चलिए अब बात करता हूं कुछ बेसिक टर्म की, कि यार राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यह किस देश से लिया गया है। तो आप इसका नाम बिल्कुल याद रखिए, काफी फेमस नाम है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर बहुत छोटे टर्म में दिया जाए कि आयरलैंड आपका जो है वो यूरोप में एक देश है, और जो ब्रिटेन है आपका, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, उसका एक पार्ट भी है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड जो है वो उसका पार्ट है। आयरलैंड के भी 2 भाग है, एक उत्तरी भाग है और एक आयरलैंड नॉर्मली। ठीक है, इसी के साथ अगर इसकी बात करें किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद जो आपका है वह 36 से लेकर 51 में इसका सिंपल सा वर्णन है। तो दूसरा सेंटेंस जो क्वेश्चन बन सकता है वह किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन है। और BN राव ने इसका सुझाव दिया था। किसने दिया था? BN राव। तो आप BN और राव का नाम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, राव, तो BN राव का नाम भी याद हो सकता है। BN राव जो आपके थे वो हमारे संविधान के सलाहकार भी थे। तो BN राव ने कहा था कि हमारा एक जो मौलिक अधिकार होना चाहिए
जो मतलब मौलिक हमारा जो अधिकार है वो दो होने चाहिए, एक तो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह जनता मतलब एक प्रकार से बस मान लिया जाए, गवर्नमेंट उसको दे, गवर्नमेंट उसको लागू करवाए। लेकिन इनके सिद्धांत को बिल्कुल एज इट नहीं अपना लिया गया जैसा उन्होंने बोला। तो क्या माना गया कि हम बिल्कुल मौलिक अधिकार तो दे रहे हैं जो कि हमारे संविधान द्वारा या न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय उसको लागू करवाएंगे और आप जाके वहां चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जो स्टेट की पॉलिसीज है मतलब डीपीएसपी है, इसको नाम दे दिया गया जबकि दूसरा मौलिक अधिकार नहीं कहा गया। दोबारा समझिए, BN राव जो हमारे संविधान के सलाहकार थे, इन्होंने सलाह दी कि दो मौलिक अधिकार रखो, मतलब दो प्रकार के, एक तो है जो कि समानता स्वतंत्रता वाला एक 6 मौलिक अधिकार, एक कहा कि एक और रखो जो कि स्टेट दे, गवर्नमेंट दे। तो गवर्नमेंट वाला दूसरा नंबर मौलिक अधिकार का नाम नहीं दिया गया, उसका नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखो इसको लेकर ना थोड़ी आलोचना की जाती है, थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आपने कानूनी मान्यता के अंतर्गत क्यों नहीं रखा, कानून के अंतर्गत क्यों नहीं रखा, लागू नहीं होते तो न्यायालय क्यों नहीं जा सकते। इसके लिए एक तर्क दिया जाता है कि हर चीज अगर गवर्नमेंट के अंदर ही रख दी जाएगी तो वह व्यवस्था उतने से अच्छे से काम नहीं करेगी। और इस पे ये प्रयास किया गया इस वाले में कि जनता खुद डिसाइड करे। एक्चुअली 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो जनता खुद ये बता देगी कि स्टेट ने अच्छा काम नहीं किया, उसने अपने काम को सही से निर्वाह नहीं किया, चलो इसको हटा दो। हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक काम किया, बट 2013 में 2013 में उसको बिल्कुल सफाया सा हो गया। सो रीजन ये था, जनता को लगा भाई इसको हटाना चाहिए। एक नई पार्टी आई बीजेपी, एंड अगर बीजेपी भी अच्छा काम नहीं करती, जनता को लगता है तो यही पार्टी भी जाएगी, कोई स्टेबल नहीं रह सकता, जनता उसको खुद देख लेगी। तो ये इसका तर्क ये दिया गया जो कि एक वाजिब मुझे तर्क तो मुझे लगता है। अब हम कुछ इसके जो अनुच्छेद है उनकी बात कर लेते हैं। BN राव की बात करें, ठीक है। तो BN राव की जब हम बात करते हैं और इसके साथ साथ अनुच्छेदों की, तो पहला है कि राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, एक राज्य क्या होगा, एक राज्य के क्या काम हो सकते हैं, एक राज्य कैसे काम करे, ये सब कुछ किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 36 में ही है जो कि स्टार्टिंग का अनुच्छेद है। दूसरा है कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है। कहने का मतलब अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं तो आप इसके लिए कहां नहीं जा सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वो स्टेट की मर्जी है। तीसरा पॉइंट कि यार अनुच्छेद 38 क्या कहता है इसका। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। सभी समाज के नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिकों को ये तीनों न्याय मिलने चाहिए, दिए जाने चाहिए। ये स्टेट सुनिश्चित करेगा, यह राज्य निर्धारित करेगा, राज्य का काम है यार, उसको करना चाहिए। अगर राज्य आपको नहीं दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि वह अपना दायित्व मतलब अपना काम सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों आपको न्याय मिलने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य समान वेतन। ये संसाधनों का उचित वितरण मतलब इसका बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं। एक्चुअली जब देश आजाद होता है तो देश में बहुत सारा संसाधनों का एक जो वितरण होता है वो असमान होता है। किसी के पास बहुत सारी जमीनें होती हैं तो किसी के पास एक जमीन भी नहीं होती है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो भारत सरकार ने भूमि सुधार करने का प्रयास किया और भूमि सुधार एक वही माध्यम था जिसके माध्यम से समाज के उन वर्गों को भी जमीनें देने का प्रयास किया जिनके पास एक खेत भी नहीं था जिससे वो अपने जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का कर सके। तो गवर्नमेंट ने पहले ये करने का प्रयास, आजादी के साथ ही भूमि सुधार करने का प्रयास किया। तो एक मैं उस पर उदाहरण दे सकता हूं। इसी के साथ समान काम का समान वेतन जो है ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर दो लोग हैं, वे किसी और जाति से है, कोई किसी और जाति से है, दोनों के काम करने का जब तरीका एक है यार, दोनों मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो फिर वेतन में क्यों कमी होनी चाहिए। कोई महिला है, कोई पुरुष है, दोनों काम तो वही कर रहे हैं, दोनों 12 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो फिर क्यों दोनों को वेतन में असमानता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो समान काम कर रहा है उसको समान वेतन दो, जितना वो काम कर रहा है उसको उतना वेतन मिलना चाहिए, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 39 का कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर दो और न्याय दो।
समान अवसर समझते, अपॉर्चुनिटी। देखिए मैं हमेशा मानता हूं, व्हाट आई बिलीव, कि अगर आप किसी को न्याय देना ही चाह रहे हो, कोई भी न्याय देना चाह रहे हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन भाई अगर तुम उसको अवसर नहीं दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो भाई तुमने सब कुछ छीन लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अवसर देना। तुमको आगे बढ़ने के लिए अगर मैं अवसर ही नहीं दूंगा और बोलूंगा जाओ जाओ कर लो कर लो, अवसर देना ज्यादा जरूरी है, उसको सक्षम बनाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अवसर की जो बात है वह हमारे अनुच्छेद 39 में की गई है, का में, 39 का में। अच्छा, इसको ऐड कब किया, विच इज अराउंड 1976, 42वां संशोधन। देखिए इसके बारे में मैं बता देता हूं, जब देश में आपातकाल चल रहा था उसी टाइम पीरियड में ये सारे संशोधन भी जो है, आपको अगर याद हो, अनुच्छेद है वैसे ये तो जो 36 से लेकर 39 तक जो आपके अनुच्छेद थे, मतलब आपके संशोधन थे, अमेंडमेंट्स थे, उनको भी किया गया था। थोड़ा सा मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप इसको भी याद कर लें कि जो अमेंडमेंट्स आपके 37, 38, 39 जो अमेंडमेंट है आपका, ठीक है, संशोधन है, वह भी 46, ये आपका 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में ही किया गया था। तो वो उसकी बात चल रही है। अब ये बहुत जरूरी है और इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो किसके अनुसार? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार तो 40 में है, तो 40। लेकिन अगर किसी आर्टिकल में पूछ ले भैया वैसे कैसे दिया गया, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो 243 में है, 243 में है। ये अंतर है दोनों में, क्योंकि ये डीपीएसपी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर रहे हैं तो 40 में है, लेकिन वैसे अनुच्छेद में है 243, 243 में है, ठीक है। और हाँ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है कानूनी मान्यता, कभी प्रश्न बन जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता कब दी गई थी, तो आपको बताना है 2 संशोधन होते हैं, एक नहीं 2, ठीक है। तो इट्स अबाउट 73 और 74 जिनको लागू किया जाता, जिनको मतलब पारित किया जाता है 1992 में और लागू किया जाता है 1993 में। अंतर है, समझिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में और कहां है? 243 में है। काफी सारे उसके डिविजन्स भी हैं। फिर अगर पूछ ले कि किस संशोधन के माध्यम से लाया गया या कानूनी मान्यता दी गई, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में शामिल किया गया, तो 73, 74 में है। 73 ग्रामीण पंचायत से है, 74 जो है वो शहर के ग्राम पंचायत से है। इसको पारित किया गया 1992 में, इसे लागू किया गया 1993 में। तो ये डाटा भी याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। छोटे से छोटे एग्जाम में भी आएगा और बड़े से बड़े एग्जाम में भी इसका महत्व आ जाता है मतलब। अगला बनता है कि अनुच्छेद 41, 41, तो बेरोजगारी जो है या बुढ़ापा या बीमारी और विकलांग मामलों से संबंधित जो भी इसमें चीजें हैं वे आपकी आती हैं 41 में। और हाँ, सार्वजनिक सहायता, जो सरकार है वह इन लोगों को सार्वजनिक सहायता देगी, वह भी इसी आर्टिकल में इंक्लूड है 41 में। 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत मानवीय दशा। देखिए बहुत जरूरी है कि अगर आप काम कहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप काम तो करना चाहते हो, लेकिन अगर वहां दशा ही अच्छी नहीं है, वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या बहुत ज्यादा खराब दशाएं हैं, आपको हतोत्साहित किया जा रहा है, मतलब आपको काम करने के लिए लोग फोर्स कर रहे हैं कि अच्छे से काम आप ना कर पाओ, आप छोड़ दो, आप भाग जाओ। कभी कभार क्या होता है ना जिंदगी में कि लोग आपको दिखाते तो हैं कि आपको काम दे रहे हैं या आपके लिए सोच रहे हैं, पर वास्तविकता में वही लोग आपके रास्तों में इतनी कीलें बिछा रहे होते हैं कि तुम रास्तों पे चल ही ना पाओ। आप समझ रहे हो? लोग तो दिखा रहे हैं कि चल मेरे दोस्त तू आगे बढ़, पर आपके रास्तों में इतनी कीलें बिछा देंगे कि तुम खुद ही नहीं चल पाओगे, तुम खुद ही भाग जाओगे उस रास्ते से। तो रास्तों से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो यही ये बात की जा रही है इस अनुच्छेद में कि भैया ये जो आप काम करोगे उसकी दशा सही होनी चाहिए, मतलब जो काम करने का एनवायरनमेंट है जहां आप करो वो अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। देखिए मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि जब आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी काम को कर रहे हो और आपको इसके अंतर्गत अगर अच्छा वेतन नहीं मिल रहा, सही से या काम नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। या तो सही से काम दो, वेतन सही से दो,
और दूसरा बात, अगर आप नहीं दे पा रहे तो कम से कम एक काम कर दो यार, जो छोटे छोटे उद्योग है ना, जिनको कुटीर बोलते हैं, कुटीर मतलब छोटे उद्योग, जो कि देखिए इसकी सेंटेंस क्या होता है कि कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के लोग ही लगे होते हैं, और वे परिवार के जो लगे लोग हैं वो घर का पालन पोषण करने के लिए ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसका व्यापारिक महत्व थोड़ा कम हुआ करता है, एक छोटा इकाई है उद्योग का, छोटी इकाई है। तो कुटीर उद्योग में बहुत छोटा टर्म समझना है कि सरकार जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, जो ये किसी मान लीजिए कोई कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, टोकरियां बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, पिकल्स बना रहे हैं, मतलब तो इनको बढ़ावा दो यार, है ना, गवर्नमेंट इनको फंड दे या फिर उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए जिससे वो अपना सामान बेच सके, तो ये भी जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये बहुत फेमस हो रहा है और आजकल इलेक्शंस में बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस टर्म को यूज कर रही हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसको आप याद करो, काफी एग्जाम में आ सकता है कि भारत समान नागरिक संहिता, जो भारत में समान नागरिक संहिता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 44 में। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, ये छोटी से छोटी क्लासेस में भी पूछा जाता है और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। एक्चुअली इसको लेकर के कुछ चुनावी मुद्दे भी बने हैं, तो वहां भी इसका नाम लिया जाता है। एक्चुअली है क्या समझते हैं, देश हमारा है, ठीक है, इंडिया एज अ कंट्री, तो हम लोग बात करते हैं कानून का शासन होगा, कानून के अनुसार सब चलेंगे, बट ये जो है ये समान नागरिक संहिता है, कहने का मतलब देश के सारे लोग समान है, इक्वल है, तो वही कानून सब पर लागू होगा, पर ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम लोगों पर कानून को निर्धारित करता है, ठीक है। बाकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन संविधान के, भारतीय संविधान के जो कानून है वो भारत में केवल हिंदू जो कम्युनिटी है केवल उस पे लागू होते हैं। यहां तक कि एसटी जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके भी अपने प्रोविजंस थोड़े अलग हैं, डिफरेंट हैं। हाँ, हिंदू में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन आज भी इसको लेकर तर्क दिया जाता है कि आदिवासी पहले है या हिंदू पहले, तो उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा विवाद है इसको लेकर के। तो समझिए समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपका थोड़ा इंग्लिश में टर्म अगर यूज कर लें तो उसको लागू करने की बात की जा रही देश में, लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर थोड़ा विवाद रहेगा और काफी लोग सहमत नहीं है, पर मेरा मानना है कि एक अच्छा मूव हो सकता है कि देश के समान लोग हैं, सब समान है, तो एक कानून भी समान होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी अपनी राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं इससे संबंधित। बाकी अगला प्रश्न ये बहुत जरूरी है कि भैया शिक्षा का अधिकार जो है, जो राइट टू एजुकेशन है, वह उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 45 में किया गया। आपके जहन में, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए, यार ये जो शिक्षा का अधिकार है ये तो मौलिक अधिकार है और ये इसमें कैसे आ गया, ये डीपीएसपी में कैसे आ गया। तो देखो मैं आपको समझा दूं कि ये डीपीएसपी में ही था। इसको क्या किया गया कि भैया परिवर्तन किया गया, विच इज अराउंड 86 संशोधन, 86वां संशोधन किया गया, 2002 में किया गया, तो संशोधन कर करके इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 21A, अगर इसका प्रोविजन आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 21A जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत, 21A आर्टिकल के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, तो ये प्रोविजन यहां से खाली हो गया, चला गया। अगला है 46, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और आर्थिक हित के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम करना। देश में आपको पता ही होगा, जो एक डाटा, पुराना डाटा है, वो कहता है कि 8.2 आपके जो अनुसूचित जो जनजातियां हैं वे हैं, और 16.2 है वो अनुसूचित जनजाति है, मतलब तो एससी लोगों की संख्या जो है वो 16.2 है और जो एसटी लोगों हैं उनकी संख्या है 8.2, विच इज अराउंड 2011 का एक डाटा है या 2001 का एक डाटा है जो प्रोवाइड करवाता है। तो देश में अच्छी खासी जनसंख्या है इनकी, तो इनके लिए, इनके सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, इनके शिक्षा के संबंधित कार्यों के लिए ये आर्टिकल प्रोविजन करता है 46। तो आदिवासी लोग जो है उनके लिए अगर शिक्षा की बात कर रहा है, आर्थिक हित की बात कर रहा है या सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, प्रश्न बन सकता है, विच इज अराउंड 46, 46वें जो आपका 46वां जो अनुच्छेद है उसमें इसका वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 47 है ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि देखिए कितना अच्छा बात किया गया है। मद निषेध, दारू की मनाही है, किसी प्रकार का जो नशा है, जो भी किसी प्रकार का नशा है उसकी मनाही की गई है। किसमें की गई है? 47 में की गई है। लेकिन आज भी देखिए बड़े धड़ल्ले से दारू है, जो आपको मेडिसिन, जो चीजें वो बिक रही हैं, और मेडिसिन मतलब ड्रग्स को भी एक प्रकार से अब मद में ही ले लिया गया है, नशे के रूप में ले लिया गया है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कोई भी दुकान बंद हो सकती है, दारू की नहीं, शराब की नहीं। कोविड के टाइम पे भी ये चला, मंदिर मस्जिद सब बंद थे, पर
दारू की दुकानें नहीं बंद हुई। तो सरकार का अच्छा कानून तो है, लेकिन सरकार खुद इसको प्रोत्साहित करती है क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। तो ये प्रोविजन है कि इसमें मना करता है, मनाही तो जरूर है। और तो इसके बारे में थोड़ा इसका वर्णन किया गया है। पोषक आहार और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपके कार्य करने के लिए स्टेट को एक दायित्व सौंपा गया है कि राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए भाई पोषक आहार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। तो इसका वर्णन भी अनुच्छेद आपका 47 में है। इसके साथ अनुच्छेद 48 थोड़ा सा अच्छी कृषि पशुपालन जो है आपका एक प्रकार से, और दुधारू पशुओं पे काम करने के लिए, उनके विकास के लिए जो भी दायित्व स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा गया है वो सौंपा गया है अनुच्छेद 48 में। इसी के साथ काफी सारे हो चुके हैं, अब 2-4 और हैं। तो ये एक अच्छा मूव था गवर्नमेंट का, और मैं इसको हमेशा कहता हूं बहुत अच्छा मूव था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1948 जो आपका मतलब अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 का, इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये आपका काम किया गया और 42वां संशोधन 1976 में इसको भी लाया गया। और एक चीज और बताता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी सारे कदम उठाए गए, जिसमें जो आपके पेड़ है, पौधे, उनको बचाने के लिए, खासकर इसके साथ साथ जानवरों को बचाने के लिए भी, उनके साथ साथ तो जंगलों को बचाने के लिए काम करे गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पर्यावरण है तो केवल पर्यावरण के बारे में बात कर लेंगे। अगला है कि अनुच्छेद आपका 49 अनुच्छेद 49 बहुत अच्छी बात करता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, देश में जो भी स्मारक है जो राष्ट्र के हैं, नेशनल महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनका संरक्षण करो, उनको बचा के रखो। चाहे आज हम लाल किले की बात करें, चाहे आपके कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, हमें इन्हें बचा के रखना है, इनका संरक्षण करना है ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां भी उन्हें देख सकें। सो ये काम आपका अनुच्छेद 49 में किया जा रहा है। इसी के साथ भारत में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो कार्यपालिका जो सरकार का ही सरकार है और न्यायपालिका तो आपको पता ही जुडिशरी, इन दोनों के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 50 में है। मुझे लगता है ये प्रश्न बन सकता है आपसे, अगर मैं प्रश्न पूछता हूं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 50 में किया गया है। इसी के साथ अनुच्छेद 51 जो मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति को भी दर्शाता है, और इसका एक तत्व भी है भारत की विदेश नीति का कि अंतरराष्ट्रीय शांति में संरक्षण करने की अभिवृद्धि, मतलब बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद जो 51 है वह मैं कह सकता हूं कि भारत एज ए कंट्री ये दिखाने का प्रयास भी करता है कि हम एक शांति प्रिय देश हैं जो चाहता है कि दुनिया भर में शांति रहे। तो ये जो मुद्दे हैं, यहां से भारत की एक मैं कहता हूं जो दूरदृष्टि है, या भारत की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं कि इंडिया एज ए कंट्री चाहता क्या है। इसके साथ कुछ प्रश्न और बन सकते हैं कि यार जरा मुझे बताओ कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व है इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जन कल्याण, सामाजिक कल्याण। याद रखिएगा, हमारे डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वह है सामाजिक कल्याण। क्या शब्द आप लिख सकते हैं, समाज का कल्याण या जनता का कल्याण वर्ड लिख दीजिए आप, जनता का कल्याण। तो डीपीएसपी का जो सबसे मोटो मैं कहूंगा, अगर इसका कुछ भी जो मोटो है वो जन कल्याण है, जनता का कल्याण है। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो एक दो बार और देखो, आपको क्लियरली समझ आएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, विजुअलिटी से या किसी भी प्रकार की, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर वीडियो में संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।